नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित शासकों के बारे में जानकारी ली थी कि भाई गुज्जर प्रतिहार वंश में क्रमवाइज किस प्रकार से शासक बने थे और कौन कौन से शासक थे और उनके शासन के समय में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिन पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो शासक बच गए थे वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे उन शासकों के बारे में और उनसे संबंधित शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। और इसी वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भाई हमने जो है मेरे प्यारे साथियों पहले तो आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की है, उसके बाद में ये जो त्रिदलीय संघर्ष, इसे आप त्रिदलीय उत्तरी भारत में त्रिदलीय संघर्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहारों के बीच में हुआ था उसे हम आपको चरण वाइज भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो देरी न करते हुए मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। भाई मीर भोज जी के बाद में, क्योंकि कल तक हमने पिछली वीडियो के माध्यम से हमने मीर भोज जी के शासनकाल से संबंधित जानकारियां दे दी थी। अब जो है उनके बाद में कौन थे? महेंद्रपाल प्रथम राजा बनते हैं 895 ईस्वी में। भाई ये सन आपने ना याद कर लेना, ये सन किस लिए याद करनी है वो भी समझ लो, क्योंकि इनसे जो ज्यादातर क्वेश्चन पेपरों में आते हैं, जो आते हैं, एक तो आते हैं समय से संबंधित मिलान के लिए, ठीक, और दूसरा जो आते हैं वो आते हैं कि कौन से राजा ने किसको हराया था उसके मिलान के लिए, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैंने आपको जानकारी दे रहे हैं हम, ठीक है। तो इन्हें याद कर लेना। ये जो राजा बनते हैं महेंद्रपाल, शुरू करते हैं, ठीक है ना। महेंद्रपाल प्रथम 895 ईस्वी में राजा बनते हैं और 910 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इन्होंने पाल शासक, कौन थे? पाल शासक नारायण पाल को हराया था। भैया देखो, महेंद्रपाल शक्तिशाली राजा बने, उन्होंने सबसे पहले पाल शासक नारायण पाल को हराया जो कि कमजोर था। नारायण पाल पाल वंश से संबंधित है, लेकिन क्या होता है, ये नारायण पाल को तो हराते हैं महेंद्रपाल, लेकिन उस समय कश्मीर में इनके समकालीन राजा, भाई समकालीन राजाओं से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में आते हैं कि राजा और उनके समकालीन राजा या उनके वृद्ध राजा, विद्रोही राजा, यानी कि एक राजा और उनके जो प्रतिद्वंदी राजा हैं उनसे भी मिलाने के लिए क्वेश्चन आते हैं। मैं और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से भाई पक्का कराएंगे उसे भी, ठीक है ना। यहां पर आप समझ लो एक बार इसे अगर समझ लोगे ना तो समझ लो हिस्ट्री के पेपर को आप बड़ी आसानी से कर दोगे, ठीक है। कश्मीर का इनका समकालीन शासक था शंकर वर्मन। महेंद्रपाल प्रथम को कश्मीर के शासक शंकर वर्मन ने हराया था, ठीक है। महेंद्रपाल ने, यानी ये प्रतिहार शासक थे महेंद्रपाल, इन्होंने नारायण पाल को हराया, लेकिन इनका समकालीन शासक था शंकर वर्मन जो कि कश्मीर में राज करता था। उसने महेंद्रपाल प्रथम को हराया और इसे पश्चिमी पंजाब देना पड़ा। भैया पश्चिमी पंजाब अब कश्मीर में चला गया शंकर वर्मन के अधिकार में। इनके बाद इनके शासन से महत्वपूर्ण जानकारी जो आती है पेपरों में राज्यसभा से संबंधित आती है कि भाई इनकी राज्यसभा में कौन कौन से विद्वान थे और उन विद्वानों ने क्या क्या चीजें करी थी। तो क्या है, इनकी राज्यसभा में कौन थे? महेंद्रपाल प्रथम की राज्यसभा में राजशेखर थे जो महेंद्रपाल के गुरु भी थे। महेंद्रपाल प्रथम के गुरु भी थे और राजशेखर जी के द्वारा बहुत सारे काव्य ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है। कौन कौन से थे उनके बारे में जान लेते हैं। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण, बाल महाभारत, भुवन कोश और हरविलास ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। किसने की थी? तो राजशेखर जी ने की थी जो कि महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में थे, राज्यसभा में थे। ये महेंद्रपाल को
अब देखो यहां पे एक महत्वपूर्ण बात है कि राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम को क्या कहते थे? रघुकुल तिलक और रघु ग्रामणी कहते थे। महेंद्रपाल प्रथम जी का नाम जो कि राजशेखर जी के द्वारा लिया जाता था वो क्या था? रघुकुल तिलक और रघु ग्रामिणी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण वाक्य इनके शासन से संबंधित है। और अगर आप चाहें तो उदाहरण के लिए मैं भाई यहां से क्वेश्चन भी आपको दे सकता हूं, वो किस प्रकार से पेपरों में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। भाई महेंद्रपाल का शासन से आएगा तो आप ये बता देंगे इन्होंने किसको हराया? नारायणपाल को। या फिर नारायणपाल को किसने हराया? या फिर नारायणपाल को किसने हराया? दो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकते हैं। या फिर नारायणपाल के विरुद्ध शासक कौन था उस समय, यह क्वेश्चन बन सकता है। या फिर कि महेंद्रपाल के शासन के समय पाल शासक कौन था, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में बन सकते हैं। ये उदाहरण के स्तर पर आपको दे रहा हूं और क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको हल करके भी दिखाऊंगा ना, पूरा पेपर सेट तैयार कराएंगे। अभी तो मैं आपको केवल इन्हें विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इन्हीं के अंतर्गत ही पेपर आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको उदाहरण के आधार पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। वो क्वेश्चन आपको मैं इसी व्हाइट बोर्ड पर बनाकर भी दिखाऊंगा और हल करके भी दिखाऊंगा, और आप ये कहोगे कि हाँ वाकई में ही पेपरों में भी इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहते थे क्वेश्चन, देखो अब यहां से देखो भाई, रघुकुल तिलक किस शासक को कहा जाता है? क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार। या फिर महेंद्रपाल को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बन गया दो। महेंद्रपाल को किसने रघुकुल तिलक कहा? किसने? क्योंकि भाई राजशेखर जी ने कहा था ना। क्वेश्चन बन गया तीन। या फिर किस विद्वान ने रघुकुल तिलक महेंद्रपाल को कहा? क्वेश्चन इस प्रकार से। तो भाई एक ही वाक्य पर 2 से 4 5 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा और करके भी दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, चैनल नया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब इसके बाद में जो शासक बनते हैं वो महिपाल बनते हैं। महिपाल 912 ईस्वी में शासक बनते हैं और 944 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनके समय में क्या होता है, अब यहां पर देखो, इनके समय में इंद्र तृतीय इनके समय में आक्रमण करता है। अब महेंद्रपाल जी के शासन के बाद में इनका जो उत्तराधिकारी समझ लीजिए, या फिर ये समझ लीजिए महेंद्रपाल जी के बाद में महिपाल शासन करते हैं और इनके समय में इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय आक्रमण करते हैं और कन्नौज को ध्वस्त करते हैं। यानी कन्नौज जो कि क्षेत्र था, अभी तक ये जो क्षेत्र है ना कन्नौज, ये प्रतिहारों के अधिकार में नहीं था। प्रतिहारों के अधिकार में नहीं था। इस पर जो शासन था वो आयुध वंश के शासकों था, आयुध वंश के शासकों का था। लेकिन इसके बाद में प्रतिहारों का जो इनके पूर्वज वंश है वो पश्चिमी पंजाब से लेकर और बिहार तक और राजस्थान, गोरखपुर, बनारस, इनके जो क्षेत्र है वो सब प्रतिहारों के अधिकार में आ जाते हैं। तो करते हैं, इन्होंने क्या करा था, इंद्र तृतीय ने जो कि राष्ट्रकूट शासक थे उसने कन्नौज को नष्ट भ्रष्ट किया था, यानी कि आक्रमण किया। आक्रमण, अगर किसी चीज पर आक्रमण करोगे तो भाई नुकसान तो होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि राजशेखर, ठीक है, राजशेखर इन्हीं के समय भी थे। ये क्या है, राजशेखर कहते हैं इन्हें आर्यव्रत का महाराजा धीराज। ठीक है, जो राजशेखर हैं वो महेंद्रपाल के राज्यसभा में तो थे ही, लेकिन महेंद्रपाल के बाद में महिपाल आते हैं। भाई जैसे कि दादा, बेटा और फिर उसका पुत्र, यानी दादा के 3 पीढ़ियां हैं। तो जो एक शख्स था जो राज्यसभा में था, यानी कि वो महेंद्रपाल के समय में भी थे
और महिपाल के समय में भी थे। कौन थे? वो राजशेखर थे। वो इन्हें महिपाल को आर्यव्रत का महाराजाधिराज कहता है। ठीक, इसके बाद में क्षेमेंद्र, जो क्षेमेंद्र है वो महिपाल को, महिपाल भी अपने समय में शक्तिशाली राजा थे, तो क्षेमेंद्र भी, इधर तो देखो राजशेखर, इन्हें महाराजाधिराज कहते हैं, इधर क्षेमेंद्र भी इन्हें कर्नाटक विजेता कहते हैं। कहां? कर्नाटक विजेता कहते हैं। और कन्नड़ लेखक थे पंपा। क्या? कन्नड़ लेखक पंपा, इन्हें गुर्जर राज कहते हैं। उसी समय में यानी महिपाल जी के समय में क्या था? और ये जो है सुलेमान, सॉरी, अल मसूदी, अल मसूदी जो तुर्की थे, ये क्या है? ये 1915 और 16, सॉरी 1915 नहीं, 915 और 16 में ये वहां पर भ्रमण के लिए आते हैं और वो इनकी प्रशंसा करते हैं। किसकी? महिपाल की। इनके समय में, महिपाल के ही समय में चंदेल, चंदेल और चेदी, चंदेल, चेदी और परमार ये स्वतंत्रता घोषित करते हैं। यानी कि अब गुज्जर प्रतिहारों की जो ताकत थी, जो क्षमता थी, वो कमजोर पड़ती है। और जब कमजोर पड़ती है तो किसके समय में? महिपाल जी के समय में। तो क्या होता है कि चंदेल, चंदेल शासक यानी चंदेल वंश के, चेदी के और परमार ये अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं कि भाई अब हम अपना राज प्रतिहारों के अंतर्गत नहीं करेंगे, हम अपना एक अलग नया राजवंश बनाएंगे और अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे। अन्य शासकों की अगर हम बात करें गुज्जर प्रतिहारों में, तो महेंद्रपाल, महेंद्रपाल 900 क्या है 945 और 46 में शासक बनते हैं। इन महेंद्रपाल को आप महेंद्रपाल द्वितीय समझ रहे हो? महेंद्रपाल द्वितीय जो कि 945 से 46 में शासक बनते हैं। और इनके बाद में भाई महिपाल जी के समय से ही प्रतिहारों की शक्ति का ह्रास होना शुरू हो जाए, यानी कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। इनके बाद में महेंद्रपाल द्वितीय शासन के लिए आते हैं और उसके बाद में 4 शासक और बनते हैं। और इनके बाद में फिर लास्ट में विजयपाल जो कि 960 ईस्वी में प्रतिहारों के राजा बनते हैं। ठीक है, 960 में वो बनते हैं। और कन्नौज के इनके समय में विजयपाल जी जो कि 960 ईस्वी में राजा बनते हैं। इनके समय में क्या होता है कि कन्नौज के तो गढ़वाल, शाकुंभरी के चौहान और मालवा के परमार और दक्षिण राजपूताना के गहिलोत, जिन्हें आजकल आधुनिक समय में गहलोत भी बोल दे जाते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, तो गहिलोत और मध्य भारत के कलचुरी, चेदी और गुजरात के चालुक्य हैं, जिन्हें वेंगी के चालुक्य भी बोलते हैं, ये गुजरात की शाखा थी। ठीक है, क्या गुजरात के चालुक्य ये इनके समय में है, समय में थे। विजयपाल के बाद में ये सारे ही छोटे छोटे राजवंश अस्तित्व में आ जाते हैं। जो कि सबसे शक्तिशाली शाखा कौन सी थी? 3 उत्तर भारत की 3 शक्तिशाली शाखाएं थी, यानी साम्राज्य थे। प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार, पालवंश और राष्ट्रकूट, ये तीनों का ही संघर्ष उस समय चलता है। तो उसके बाद में अब उत्तर भारत की जो प्रतिहार शाखा सबसे बड़ी थी, और पूर्वी एक तरह से पूर्वी भारत हम बोल सकते हैं, क्योंकि पाल वंश जो था वो गुजरात में था और राष्ट्रकूट वो दक्षिण भारत के थे। ठीक, इनके बाद में अब उत्तर भारत की शक्ति कमजोर होती है। तो देखो कन्नौज में गढ़वाल वंश उदय होता है, शाकुंभरी के चौहान मैदान में आ जाते हैं, मालवा के परमार हो जाते हैं, दक्षिण राजपूताना हो जाते हैं रानी राजस्थान की तरफ में, और मध्य भारत के कलचुरी, चेदी और गुजरात के चालुक्य ये सभी अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देते हैं। उनके बाद में राज्यपाल जो कि 1008 ईस्वी में कन्नौज के शासक बनते हैं। राज्यपाल 1018, क्या 1018 में ये कन्नौज के शासक बनते हैं। और उसी समय क्या होता है, महमूद गजनबी, उसी समय में
महमूद गजनबी का अभियान कन्नौज अभियान होता है। एक तरीके से वो कन्नौज की तरफ अपने राज्य विस्तार करने के लिए, लूटपाट करने के लिए आगे बढ़ता है। तो क्या होता है कि ये जो राज्यपाल थे ये अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं। और जब ये भागते हैं तो क्या होता है, चंदेल शासक थे विद्याधर, ये उनकी हत्या कर देते हैं कि भाई तुम पीठ दिखाकर भाग रहे हो, तुम कमजोर हो, अपनी राजधानी, अपने राज्य और उसके मान मर्यादा सभी को छोड़कर भाग गए महमूद गजनवी के कारण। तो ये इसी कारण विद्याधर जी राज्यपाल की हत्या कर देते हैं। और इसके बाद में जो शासन करते हैं प्रतिहार वंश के, वो त्रिलोचन पाल और यशपाल, ये कमजोर शासक थे, यानी ये प्रतिहारों के बिल्कुल कमजोर शासक थे। इसके बाद में क्या है कि प्रतिहार वंश भाई विलुप्ति की कगार पर होता है। तो यहाँ गढ़वालों का शासन स्थापित हो जाता है, यानी अब प्रतिहार वंश पर जो शासन करने वाले होते हैं वो गढ़वाल वंश यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। और अल मसूदी जो है, अल मसूदी के अनुसार ये प्रतिहार राजाओं के लिए कुछ शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये प्रतिहार राजाओं को? क्या कहते थे? प्रतिहार राजाओं के देश को यानी क्षेत्र को, भूमि को ये कहते थे अल जुजर। कहीं कहीं पर ये अल गुजर के नाम से भी किताबों में मिलते हैं। तो क्या था? अल जुजर यानी गुज्जरों का, ये गुजरों का देश से संबंधित, कि भाई अल गुजर क्या था? गुजरों का देश था। और ये क्या कहते हैं, जो ये है अल मसूदी, ये ब्योरा कहते थे। ब्योरा जो है संभवतः क्या है, ये आदि बिरहा जो इनकी उपाधि थी, गुजरों की जो उपाधि थी, ठीक है ना, आदि बिरहा। तो भोज जो थे वो आदि बिरहा की भी उपाधि धारण करते थे, वैष्णव धर्म मानते थे। तो क्या है, मीर भोज जो थे, सॉरी भोज नहीं, मीर भोज, ठीक है। तो क्या है, ये ब्योरा कहते थे। ब्योरा जो है इसका विकृत रूप है, आदि बिरहा का विकृत रूप है। और ये इनकी प्रशंसा में एक चीज और कहते हैं अल मसूदी, कि भाई जो प्रतिहारों की अश्व सेना थी ना, अश्व सेना घोड़ों की सेना, वो सर्वश्रेष्ठ सेना थी और कोई नहीं, अश्व सेना, यानी वो तुर्कियों से भी अच्छी सेना थी, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको अब मेरे प्यारे साथियों प्रतिहार वंश से जो त्रिदलीय संघर्ष हुआ था चरणों के हिसाब से, मैं उस तरीके से भी हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पेपरों में किस प्रकार से क्वेश्चन इंपोर्टेंट फंसते हैं। तो ये संघर्ष आखिर हुआ क्यों था, ये भी तो जानना जरूरी है। भाई संघर्ष हुआ क्यों था? संघर्ष के दो कारण थे। पहला कारण तो आप ये समझ लीजिए, सभी आज भाई आधुनिक समय भी है और पहले भी था, ठीक है ना। एक तो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए और एक अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए भी, कि भाई हम शक्तिशाली राजा हैं। तो ये त्रिदलीय जो संघर्ष हुआ ना, सबसे पहले समझो, एक तो कन्नौज पर अपने अधिकार को लेकर ये त्रिदलीय संघर्ष हुआ। दूसरा कि बनारस और बिहार का क्षेत्र इन राजाओं के अंतर्गत आ जाए, इसलिए भी ये संघर्ष हुआ था। संघर्ष के अब किन किन चरणों में हुआ, कौन कौन से शासक थे, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले चरण की हम बात करते हैं। पहले चरण में क्या था? पहले चरण में थे प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज। इन्होंने पाल शासक धर्मपाल को हराया। भाई यहां से बड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करना दोस्तों। पहले चरण में वत्सराज ने धर्मपाल को हराया, जो कि पाल वंश के शासक थे। लेकिन इसमें क्या होता, हस्तक्षेप करते हैं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, जो कि राष्ट्रकूट से, ये साउथ इंडिया से थे, दक्षिण भारत के से। तो ये इसमें हस्तक्षेप करते हैं, नहीं भाई तुम क्यों लड़ोगे, वत्सराज धर्मपाल हरा दिया, लो मैं आ रहा हूं, मैं देखूंगा। तो ठीक है, ये ध्रुव जो इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो वत्सराज हार जाते हैं। यहां पर भैया पहला चरण खत्म होता है। पहले चरण की यही समस्या थी कि लड़ाई होती है वत्सराज और धर्मपाल के बीच, धर्मपाल हार जाता है, लेकिन बीच में आ जाते हैं ध्रुव, जो कि दक्षिण से उत्तर भारत तक आए। अब ये क्या करते हैं, ये प्रतिहार के राजा वत्सराज से लड़ते हैं और वत्सराज जो है वो ध्रुव से हार जाता है। पहला चरण यहां पर कंप्लीट,
हमारे हिसाब से भाई आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, विस्तार से मैंने पिछली वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से बताने की, पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। ठीक है, दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में यह संघर्ष होता है केवल पाल शासक यानी गुजरात बंगाल के पाल शासकों के और प्रतिहारों के बीच में। अब दो शक्तियां लड़ती हैं, केवल पाल और प्रतिहार। इसमें क्या है, राष्ट्रकूट शासक जो थे वो बाहर रहते हैं। दूसरे चरण में ये इसमें हस्तक्षेप नहीं करते, किसी भी तरह की लड़ाई नहीं होती। और लड़ाई इन दोनों में अब क्यों होती है कि कन्नौज पर उत्तराधिकारी के लिए होती है। दो भाई थे, दो भाई कौन थे, एक तो चक्रायुद्ध और इंद्रायुद्ध। ये दो भाई थे जो कि कन्नौज पर सिंहासन के लिए ये लड़ते हैं। यानी कन्नौज पे किसका राज था, आयुध वंश का। आयुध वंश का अलग से, देखो यहां पे समझो प्रतिहारों के अंतर्गत नहीं था कन्नौज, पहले इस पे था आयुध वंश का कन्नौज। और इसी को लेकर त्रिदलीय संघर्ष भी होता है। राज कोई और कर रहा था, लेकिन इन दोनों के बीच में, यानी एक तो इसको बनाने के लिए था भाई इसे राजा बनाओ, और एक कौन सा, एक वंश बनवाना चाहता था इसे राजा, इंद्रयुद्ध को। इसी कारण ये संघर्ष चालू भी होता है। अब क्यों होता वो समझो कि इसमें क्या है, धर्मपाल जो थे, देखो पाल शासक धर्मपाल बंगाल के थे, जो कि चक्रायुद्ध का साथ देते हैं, यानी कि ये चक्रायुद्ध को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और होता भी यही है कि ये कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इधर यानी दूसरे चरण में, क्योंकि दो में हो गई, पाल और प्रतिहारों में लड़ाई हुई, राष्ट्रकूट इसमें बाहर रहे, कन्नौज पर शासन था आयुध वंश का। ले इसमें क्या है, धर्मपाल चक्रायुद्ध का साथ देते हैं और चक्रायुद्ध को राजा भी बना देते हैं। और दूसरे चरण में ये प्रतिहारों को भागने के लिए विवश कर देते हैं, यहां तक कि रेगिस्तान की तरफ खदेड़ देते हैं। उसके बाद में जब इनका नियंत्रण यहां स्थापित हो जाता है तो ये उत्तर भारत में सभा बुलाते हैं, और उत्तर भारत के सभी राजा इसमें शामिल होते हैं, और ये अपने आप को स्वयं को उत्तरापद स्वामी घोषित करते हैं। ये अपने आप को फिर उत्तरापद स्वामी घोषित कर देते हैं। भैया दूसरा चरण यहां पर होता समाप्त। इसके बाद में देखो तीसरा चरण जब शुरू होता है तो इसमें है शक्तिशाली राजा नागभट्ट द्वितीय आ जाते हैं मैदान में। नागभट्ट द्वितीय मैदान में आते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो पाल शासक धर्मपाल ने चक्रायुद्ध को राजा बनाया था, ये उस कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और चक्रायुद्ध को भगा देते हैं। भैया चक्रायुद्ध को ये खदेड़ देते हैं। अब तो तीसरे चरण में होता है ये, दूसरे चरण में पाल शासक जीतते हैं और तीसरे चरण में नागभट्ट द्वितीय चक्रायुद्ध को खदेड़ देते हैं और धर्मपाल को हरा देते हैं। पहले में तीनों में संघर्ष, दूसरे में दोनों में संघर्ष, पालों की विजय, लेकिन तीसरे में प्रतिहारों का दबदबा। धर्मपाल इसमें हार जाते हैं, लेकिन राष्ट्रकूट शासक अब मैदान में आते हैं। तीसरे चरण में राष्ट्रकूट शासक आ जाते हैं जिनका नाम था गोविंद तृतीय। अब गोविंद तृतीय क्या करते हैं, नागभट्ट को हरा देते हैं, नागभट्ट द्वितीय को ये हरा देते हैं। यहां पर ट्विस्ट हो रहा है कि पहले में तीनों का संघर्ष, लेकिन दूसरे में दोनों का संघर्ष, पालों का दबदबा, पाल शासकों का, लेकिन तीसरे में प्रतिहार पालों को तो हराते हैं लेकिन राष्ट्रकूट शासकों से हार जाते हैं। तीसरे में यहां पर कहानी होती है। अब देखो चौथा चरण शुरू होता है। यहां पर चौथे चरण में राष्ट्रकूट शासक जो गोविंद तृतीय थे, ये उत्तरी भारत पर दबदबा बनाते हैं। तीसरे चरण में गोविंद तृतीय जो हैं वो उत्तरी भारत पर अपना दबदबा बनाते हैं और क्या करते हैं, ये प्रतिहारों से मालवा छीन लेते हैं। ये प्रतिहारों से, क्योंकि मालवा उस समय प्रतिहारों की शाखा थी, दो थी ना, एक ब्राह्मण पत्नी से, तो वो मालवा में राज करते थे प्रतिहार, और दूसरी क्षत्रिय थी जो कि जोधपुर भीलमल में शासन करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब ये मालवा छीन लेते हैं, कौन, गोविंद तृतीय। कौन थे, राष्ट्रकूट शासक। ठीक, अब वहां पर मालवा पे उपेंद्र को लगाते हैं, उपेंद्र को नियुक्त करते हैं। उपेंद्र इनका सामंत था,
ये उपेंद्र को वहां नियुक्त करते हैं। यानी चौथे चरण में दबदबा किसका? राष्ट्रकूटों का दबदबा रहा। इसमें इसमें प्रतिहारों की हार होती है। पांचवा चरण, पांचवें चरण में क्या है? राष्ट्रकूट शासक अलग रहते हैं। पांचवें चरण में राष्ट्रकूट शासक अलग रहते हैं, यानी वो नहीं लड़ते। और राष्ट्रकूटों में भी क्या है? उत्तराधिकारी की समस्या पैदा हो जाती है। यानी राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन बनेगा, उस समस्या से, वो जो समस्या है उसे, उस समस्या से हल करने के लिए, यानी उस समस्या का समाधान करने के लिए भैया यहां से राष्ट्रकूट शासक दक्षिण भारत की तरफ उन्हें लौटना पड़ता है। तो क्या हुआ? पांचवें चरण में ये राष्ट्रकूट अलग रहते हैं, क्योंकि उत्तराधिकारी की समस्या थी। इसका समाधान करने के लिए वापस लौट जाते हैं। तभी क्या होता है? उस समय क्या था? प्रतिहार शासक कौन थे? रामभद्र, जो कि कमजोर शासक थे। पांचवें चरण में प्रतिहार शासक कौन थे? रामभद्र थे, कमजोर शासक थे। और पाल वंश में उस समय शक्तिशाली राजा हो गए। और वो शक्तिशाली राजा कौन थे? एक तो धर्मपाल, दूसरा देवपाल। इसमें भैया पालों का दबदबा पांचवें चरण में, पालों का दबदबा पांचवें चरण में पालों का दबदबा रहता है। यानी कि कमजोर शासक हो गए प्रतिहार, और राष्ट्रकूट चले गए दक्षिण भारत। तो भैया पाल शासक में भैया उस समय देवपाल भी हो गया और धर्मपाल भी शक्तिशाली थे, तो दबदबा हुआ। उसके बाद में छठा चरण जब चलता है, इस संघर्ष का छठा चरण, इसमें भी राष्ट्रकूट शासक हस्तक्षेप नहीं करते, राष्ट्रकूट अलग रहते हैं। क्योंकि 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 राष्ट्रकूटों में एक शक्तिशाली शासक राजा बन चुके थे, जिनका नाम था अमोघवर्ष। और अमोघवर्ष शांत प्रिय राजा थे, शक्तिशाली थे लेकिन शांत प्रिय राजा थे, और विद्वानों का संरक्षण करने वाले थे। ये खुद भी अपने आप में विद्वान थे। ठीक है, तो ये इस त्रिकोणीय संघर्ष में भाग नहीं लेते थे। ठीक है, ये क्या करते? ये जाते ही नहीं है कि राष्ट्रकूट शासक जो है ना, इसमें हमले में आते ही नहीं है। छठे चरण में यह घटना है कि भैया अमोघवर्ष इस छठे चरण में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन होता क्या है? अब इसमें प्रतिहारों की ताकत बढ़ जाती है। और क्योंकि जब राष्ट्रकूट शासक आते ही नहीं है, तो यहां पर प्रतिहार फिर से मजबूत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मजबूत भैया? क्योंकि जिस प्रकार पांचवें चरण में पालों की ताकत बढ़ी, तो छठे चरण में प्रतिहारों की ताकत बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि प्रतिहार वंश में शक्तिशाली राजा हो गए। कौन कौन हो गए? एक तो मिहिर भोज और महेंद्रपाल, ये दोनों ही शक्तिशाली थे, और ये प्रतिहारों की साम्राज्य और ताकत को बढ़ाते हैं। छठे चरण में क्या होता है? और दूसरी ओर क्या था भैया? छठे चरण में अब प्रतिहारों की ताकत और बढ़ जाती है, तो यानी समझो प्रतिहारों का दबदबा, क्योंकि मीर भोज बहुत शक्तिशाली शासक भी थे। इसमें क्या है? दूसरी तरफ कौन थे? विग्रहपाल और नारायणपाल, यानी पालों की तरफ। छठे चरण में पाल शासकों में क्या थे? पाल जो शासक थे उसमें कमजोर शासक मैदान में आ गए थे। कौन थे? जिनका नाम था विग्रहपाल और नारायणपाल। ये कमजोर शासक थे, और इस प्रकार छठा चरण समाप्त होता है। छठे चरण में यानी प्रतिहारों का ही दबदबा रहता है। राष्ट्रकूट मैदान में आते नहीं है, और पाल शासक कमजोर शासक होते हैं। तो ये मेरे प्यारे साथियों चरणों के अनुसार कि भाई त्रिकोणीय संघर्ष में क्या हुआ था, किस किस शासक की आपस में संघर्ष या टकराव हुए थे, वो हमने इन चरणों के माध्यम से भी आपको जानकारी देने की कोशिश की है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको प्रतिहार शासकों से संबंधित और त्रिकोणीय संघर्ष से संबंधित और चरणों के अनुसार भी कि वो किस प्रकार से संघर्ष हुए थे, उनसे संबंधित, उनके विद्वानों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, और उस समय कौन कौन से नए वंश जो अपने आप में आजाद हुए थे, उनकी जानकारियां आपको विस्तार से मिली होंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।